हाँ जी, तो अब हम आज का मेन टॉपिक जो हमने करना था वो स्टार्ट करते हैं। वो है हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू पावर। वैसे थोड़ा बहुत अंदाजा, इंडस्ट्रियल टूर पे गए हैं आप अभी तक? पे पानी गिरता है, वो हाँ, रोटेट करती है, बाकी सही। तो दुआ करो कोरोना ख़त्म हो तो आपका हम मार्च अप्रैल में ही करा दें टूर। हम चाहते हैं कि आपका टूर हो। उसमें हम लाजमी इंडस्ट्रियल टूर जब भी जाता है तो नीलम झेलम या मंगला तरबेला लाजमी जाता है। इसलिए हाइड्रो पावर का विजिट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। तो आज जो है पावर जनरेशन में भी हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हम डैम बनाते हैं ज़्यादातर केसेस, और बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट करके हाइट से हम उसको नीचे फेंकते हैं स्पीड से। वो जब स्पीड से आता है तो वो एक अपने अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको फिर आगे हम टरबाइन ब्लेड की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट में। और वो रोटेशनल मूवमेंट जो है वो फिर जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट की किसी भी जगह पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का एक रफ फार्मूला है, जिसे हम कहते हैं P इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई रो इंटू क्यू इंटू एच। ये लिख लें बेशक। तो इसमें जो है P जो है पावर अवेलेबल इन वाटर, यानी कि उस वाटर के अंदर कितनी पावर है। जी से मुराद जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू 9.81। फिर Q जो है फ्लो या डिस्चार्ज, कितना पानी वहां से आएगा एक टाइम पे, मीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी हम टरबाइन की तरफ फेंकेंगे, वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हाइट ऑफ द वाटर, जिसको वाटर हेड भी कहते हैं, हम टर्म हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं वाटर हेड। ये बेसिकली कितनी हाइट से पानी आ रहा है। तो ये अगर आपको पता हो कि कितनी हाइट से आएगा, कितना पानी आएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। जिसमें रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द वाटर है, और वो नॉर्मली किसी हद तक कांस्टेंट होती है। हाँ, अगर आप बहुत खारा पानी इस्तेमाल करोगे उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल पानी में वो वैल्यू तकरीबन सेम रहती है। हाँ, अलबत्ता ये जो हमारे दरियाओं का पानी है उसमें मिट्टी बहुत मिक्स होती है, तो इसकी डेंसिटी भी ज़रा डिफरेंट होती है। तो कितनी मिट्टी वाला पानी है ये भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप ये सारी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास जो है वो आ जाता है वैल्यू कि कितनी पावर जनरेट की जा सकती है। इसके साथ साथ जो है बाज़ औक़ात पावर की वैल्यू निकालने के लिए हम, एक है पावर पोटेंशियल कितना है, फिर आगे है कि वो जो टरबाइन आपने लगाई है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर वो टरबाइन की एफिशिएंसी कम है, यानी खास करो 80% है, तो अगर हम उसको 1000 वाट कैलकुलेट करते हैं तो वो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें 80 वाट मिलेगा, पूरा 100 नहीं मिलेगा। पानी जो आया है वो 100 वाट पैदा कर सकता है, लेकिन जो आगे हमारी टरबाइन है वो उसको अगर हम इनपुट 100 देते हैं तो वो आउटपुट पे 80 देती है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो 80% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो फिर हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वो इसके अंदर पोटेंशियल है।
बाकी यहाँ पे बताया गया रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस हैज ए पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू द ओशन। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू शाफ्ट व्हेन वाटर फॉल थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस। दिस शाफ्ट वर्क इज यूज्ड टू ड्राइव द वाटर टरबाइन टू द ग्रेटर कैपेसिटी। तो ये बेसिकली जितना ये डैमों का निज़ाम है वो किस पे है, दरियाओं पे। और दरिया किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वाटर साइकिल पे। जो पूरी हमारे अर्थ प्लेनेट का एक वाटर साइकिल है, जिसमें पहले जो है सूरज की रोशनी की वजह से पानी जो सरफेस पे है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर वो क्लाउड बनता है। वो क्लाउड जो है वो अक्सर पहाड़ी इलाकों में जब जाके बारिश बरसाते हैं या स्नोफॉल करते हैं तो वो पानी जो है फिर दरियाओं में आता है। तो वही दरिया जब जिन इलाकों में वो बहुत तेज़ी से, ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों से आते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी से बह रहे होते हैं। तो एक तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है बगैर ही। अभी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे ही लगा रही है जिसमें बड़ा डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी स्टोर किया, लेकिन वो पानी तेज़ी से फ्लो करने की वजह से, क्योंकि पहाड़ों से, पहाड़ ऊंचे से नीचे इस तरह आ रहा है ना। झरने हाँ, झरने नहीं, पहाड़ों से जो दरिया भी आ रहे हैं ना। तो जो केटू पहाड़ है वो सबसे ऊंचा है, फिर उससे आगे जो पहाड़ आएंगे वो उससे नीचे आएंगे। तो एक ऐसा ऐसा जैसे हम उधर से चलते हैं गिलगित कद्दू से, ऐसा ऐसा हमारी हाइट कम हो रही है, यानी ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। वो बकायदा स्लोप तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी सफ़र करके देखें इस पे, जो आपका कहलाता है ये शहराए रेशम, ये अगर बटग्राम और ये इस इलाके में आप जाके देखें, आप 2 मिनट दरिया को देख नहीं सकते, इतनी दहशत है उसके अंदर। इतना तेज़ी से पानी, आप ऐसे लगता है कि ये दरिया, हालांकि वो आपसे कुछ 100-150 फुट नीचे है जहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे पता चलेगा ये मेरे ऊपर आया। शोर भी आता है और वो ऐसे उछाल आ रहा होता है ना, तो बंदा ऐसे डरता है कि जी अभी मुझे निगल लेगा। तो वो उस स्पीड से आने वाले पानी के ऊपर अगर हम कोई चीज़ आगे लगा दें तो वो उसको चलाता रहेगा, उसके लिए डैम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये वाली टाइप होती है रन ऑफ रिवर प्लान, जिसमें डैम नहीं बनाना होता, जो रिवर रन कर रहा है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान अब उस पर काफ़ी डैम बना रहा है, और इसके अलावा डैम भी बना रहा है हाइड्रो पावर प्लांट। तो वो ये जो बिजली होती है दुनिया की सस्ती तरीन बिजली है। सोलर और विंड सस्ते हैं, और साथ ही साथ ये हाइड्रो सस्ती है। जो मुल्क इनके ऊपर बिजली बनाएगा वो सस्ती बिजली बनाएगा। अब जो है, अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट को स्टडी करना है तो आपने कुछ ये टर्म्स को, कुछ डेफिनेशंस को आपने ज़रूर याद करना है, रखना है, ताकि आपको आगे अंडरस्टैंडिंग हो। जो सबसे पहले तो ये जितना डैमों का काम है ये हाइड्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ हाइड्रो पावर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। और इसके साथ साथ स्टडी नाम देते हैं। हाइड्रोलॉजी डील विद occurrence and distribution of water over and under the earth surface। ये जो पानी का साइकिल है वो सरफेस के साथ कैसे चलता है, दरियाओं में कैसे चलता है, झील में कैसे होता है, पानी जो है ज़मीन के अंदर जज़ब होने के बाद जो अंडरग्राउंड चला जाता है वहाँ पे कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसकी जो स्टडी है वो हाइड्रोलॉजी कहलाती है। और आगे इसकी दो बड़ी टाइप हो जाती हैं, एक सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और एक ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। जो सरफेस के ऊपर दरिया नदियां बह रहे हैं उनकी स्टडी सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी है, और जो अंदर है वो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है। वाटरशेड, कैचमेंट एरिया एंड ड्रेनिंग एरिया, लेंथ ऑफ द रिवर, साइज एंड शेप ऑफ द एरिया, इट्स अफेक्ट, टर्बुलेंट लेक्स, रेजरवायर, ईटीसी। जितने भी ये आपके वाटर के एरियाज हैं जिसके अंदर वो पानी जो है, अगर थर्मल पावर प्लांट है वो उसके कहीं से पानी ले रहा है
किसी नदी से, किसी झील से, किसी रेजरवायर से, तो उसकी स्टडी करना, उसके कैचमेंट एरिया को देखना, उसके ड्रेनेज को देखना कि दोबारा हमने दरिया में जब अपने प्लांट पे पानी इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा फेंकेंगे तो वो ड्रेनेज एरिया कैसा होगा, उसकी तमाम की स्टडी जो है वो हाइड्रोलॉजी का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ रन ऑफ rivers for past few years is required for power potential study in the hydropower plant. तो हाइड्रो पावर प्लांट की प्रॉपर स्टडी के लिए एक तो हमने जर्नल सा फार्मूला भी आपको बताया है कि वो कितनी हाइट से आएगा, लेकिन एक अगर आपने पूरा डैम बनाने जा रहे हैं या हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं तो आपको जो है पिछले 25-30 साल और बाद का कहते हैं 50 साल के उस इलाके के वेदर कंडीशंस का जायजा लेना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे बारिशें किस तरह होती, एक साल बारिश ज्यादा होती है, साल बारिश हर इलाके बहुत कंट्री ऐसे हैं जहाँ जिसमें 5-5 6-6 साल बारिश नहीं होती, और फिर होती है तो इतनी होती है कि सैलाब आ जाते हैं। जैसे आप गंजी खान है, आप इसको देख लें, या तो 3-3 4-4 साल बारिश नहीं होगी, और जब जब बारिशें तेज होंगी तो वहाँ सैलाब होगा। तो इनकी स्टडी करना कि जिस इलाके में हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं, जिस दरिया पे बनाने जा रहे हैं या नदी पे बनाने जा रहे हैं, वो पिछले 25-30 साल में 50 साल में उसका बिहेवियर क्या है, उसकी पानी की कितनी क्वांटिटी जो है वो रहती है थ्रू आउट द साल। जनवरी में क्या होती है, फरवरी में क्या होती है, अगस्त जुलाई अगस्त में दरमियान नॉर्मली दरिया चढ़ जाते हैं, ज़्यादा पानी होता है, दिसंबर जनवरी में मिनिमम होता है। तो मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और पिछले 25-30 साल में सबसे ज़्यादा कितना था, क्योंकि जब सैलाब आएगा तो वही है ना, डैम नहीं बर्दाश्त करना, नहीं तो डैम टूट जाएंगे। तो ये सारी स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइड्रोलॉजी, हर चीज़ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई वजह होती है कि मैंने ये काम क्यों करना है। आप इंजीनियर बनने क्यों आए? इसलिए बनने आए हैं कि आप एक तो अच्छी जॉब हासिल करके अपने वालदैन का, अपना फैमिली का बोझ उठाएं। दूसरा, आप मुल्क के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ होगी कि आप जो है, कई लोग होते हैं जो इन्वेंट करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें बनाने का शौक होता है उन्हें, तो आप लोग इस मकसद से आप तो हर का एक इसी तरह हाइड्रोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी जो है उसके कोई विषय नहीं। वन है टू obtain data regarding the stream, ये मैं किसका आँख खुला है, बंद कर दो भाई। Obtain data regarding the stream flow of water that would be available। पहली चीज उसने वो डेटा हासिल करना है कि वाटर का जो स्ट्रीम है वो कितनी हमें इस दरिया में या इस पार्टिकुलर जगह में मिलेगी थ्रू आउट द ईयर और डिफरेंट वेदर कंडीशन में। जब बारिशें कम होंगी तब हमें कितनी मिलेगी, जब बारिशें ज़्यादा होगी कितनी, नॉर्मल सिचुएशन में कितनी मिलेगी। तो ये सारी स्टडी कौन करती है? हाइड्रोलॉजी। नंबर 2 है टू प्रिडिक्ट द ईयरली पॉसिबल फ्लो। अब पिछला जब डेटा सारा आप स्टडी कर लेते हैं, उसकी बुनियाद पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस साल, अगले साल, उससे अगले साल पानी कितना होगा। अगर आपको पता है कि हमारे हर चौथे साल बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और हर 7वें साल जो है बहुत कम बारिश होती है, तो आप उस हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाँ जी, तो वो भी आप जब देखोगे ना कि हर साल पानी में इतने परसेंट इजाफा हो रहा है या इतने परसेंट कमी हो रही है, तो वो उसको आप अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाओगे ना प्रेडिक्शन का। तो प्रेडिक्शन करना, पहले पिछले डेटा को स्टडी करना, फिर दूसरे नंबर पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, तीसरे नंबर पे टू कैलकुलेट द मीन एनुअल रेनफॉल, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू annual rainfall in the area under consideration
from a record of the annual rainfall from a number of the year 25 to 30, यानी 25 से 30 साल का डेटा लेके उस इलाके में बारिशें कितनी होती हैं। एक तो दरिया आ रहा है, उसके अंदर पानी आ रहा है, वो तो पीछे से आ रहा है, लेकिन जहाँ पे आप डैम बनाने जा रहे हैं, प्लांट लगाने जा रहे हैं, वहाँ पे बारिशें कितनी होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके रेजरवायर के पानी की बात नहीं है, वो आपका जो डैम बनेगा उस उधर अगर ज़्यादा बारिशें आ रही हैं तो उस डैम के डैमेज होने का भी खतरा है। तो इसलिए ये स्टडी भी ज़रूरी है। फिर टू नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राई ईयर, अभी मैंने बात की थी कि जिस तरह बारिशें ज़्यादा कम होती हैं, उसमें कुछ दुनिया के इलाके ऐसे हैं जिसमें पीरियडिकली ड्राई ईयर भी आते हैं, 2-3 साल बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है। तो वो ड्राई ईयर जो आता है पीरियड के बाद आता है, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। तो वो स्टडी जो है, जब आप पिछले 30-40 साल का जब तक डेटा नहीं निकालेंगे, आपको नहीं पता चल सकता कि ड्राई ईयर किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। अगर 5 साल के साथ भी आ रहा है तो आपको जब तक 25-30 साल का नहीं होगा कंफर्म कैसे होगा। उसके बाद है टू फाइंड द मैक्सिमम रेनफॉल एंड फ्लड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह ड्राई ईयर की फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह फ्लड ईयर की भी फ्रीक्वेंसी नोट करना ज़रूरी है कि हर तीसरे चौथे साल सैलाब आ जाता है। उसके बाद है, ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव है हाइड्रोलॉजी का। उसके बाद जो है वाटर वेरियस टर्म रिलेटेड टू हाइड्रोलॉजी, ये कुछ टर्म हैं जो हाइड्रोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। एक है रेनफॉल इज आल्सो नोन एज ए प्रेसिपिटेशन एंड कैन बी मेजर्ड बाय रेन गेजेस। तो कितनी बारिश हुई है, इसको वहाँ पे टर्म यूज की जाती है, प्रेसिपिटेशन कितनी है। तो अब हम सोचेंगे जी प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कहाँ से आई, ये किस बारे में बात हो रही है, तो पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन मीन रेनफॉल एट पर्टिकुलर एरिया। Some part of precipitation is lost due to the evaporation, interception and transpiration। यानी कि अब जो बारिश हुई है, अगर आपने कोई ऐसा गेज या कोई ऐसा रखा है, यानी नॉर्मली वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे वो स्पेसिफिक मैयर्ड बर्तन होते हैं, उसके अंदर पड़ा होता है। अब बारिश हुई, आपने अगले दिन आके चेक किया, अब इस दौरान टेम्परेचर हाई था, उसका कुछ पार्ट जो है एवेपोरेट होकर चला गया, तो आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। उस एवेपोरेशन की वजह से कुछ पार्ट जो बारिश हुई थी वो उड़ गया। कुछ जो है ट्रांसपिरेशन में या इंटरसेप्शन में, यानी अगर ज़मीन के जाके आप जायज़ा लेना चाहते हैं कि ज़मीन में कितना पानी खड़ा है मट्टी के ऊपर, तो उसमें से कुछ एवेपोरेट हो गया, कुछ मट्टी ने जज़ब कर लिया, तो दोनों के बाद जो बचेगा वो आप मेजर कर सकते हो। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन प्लांट अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड गिविंग इट्स ऑफ टू द एटमॉस्फेयर। इंटरसेप्शन होता है जो मट्टी ने जज़ब किया, एवेपोरेशन है जो डायरेक्ट एयर में गया, और ट्रांसपिरेशन वो है जो कि पौधों ने, वहाँ पे मौजूद घास है, पत्ते हैं, पौधे हैं, उन्होंने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। ज़ाहिर है पौधा भी पानी मांगता है, उसने भी अपने अंदर ले लिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर को एवेपोरेट हुआ। उसके बाद है हाइड्रोग्राफ। Show the variation of stream flow in meter cube per second with the time for a particular river side. The time may be hour, week, month or a year. तो हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर रिवर के पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है थ्रू आउट द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड आप एक हफ्ता ले लो, एक महीना ले लो, साल ले लो, 6 महीने ले लो, सीजन ले लो, कुछ भी ले लो, वाई एक्स एक्सिस पे, उसके अकॉर्डिंगली वो बताता है कि इस पॉइंट में से कितना कितना पानी गुजरा। उसकी वेरिएशन जो है वो कहलाती है हाइड्रोग्राफ।
यानी एक तरफ फ्लो ऑफ वाटर और दूसरी तरफ टाइम। टाइम आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करते हैं। द एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ गिव्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लो। तो यानी कि ये आपका वाई एक्सिस है, जिसके ऊपर आपने कहा जी कि आज सुबह 10 बजे जो है ये था 100 मीटर क्यूब, फिर जो है 11 बजे था 90 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से वो जो नीचे एरिया बनेगा ना, अगर उस एरिया को निकाले तो वो आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर देगा कि कितना पानी यहाँ से गुजर गया इस पीरियड में। वो कैलकुलेट किया जा सकता है उस एरिया से। उसके बाद है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। It shows the percentage of a time during the period when the flow was equal to greater than the given flow। एक फ्लो वैल्यू आप सेट कर देते हैं और फ्लो ड्यूरेशन कर्व बताता है कि इतनी वॉल्यूम वाला या इतनी स्पीड वाला पानी पूरे साल में कितने टाइम के लिए इस फ्लो पे या इससे ज़्यादा पे चलेगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी टरबाइन है वो मिनिमम किस स्पीड पे चल सकती है, कितने पानी पे चल सकती है। अगर वो फर्ज करो कि 100 टन पर सेकंड उसमें पानी चाहिए, तो अब हमने देखना है कि 100 टन पानी हमें पूरे साल में कितने घंटे अवेलेबल होगा। ठीक है ना। ये इसलिए फ्लो ड्यूरेशन कर्व जरूरी है। वो हमें बताती है कि जिस लेवल का पानी हमें चाहिए अपनी टरबाइन को चलाने के लिए, उस लेवल का पानी हमें पूरे साल में कितने टाइम के लिए अवेलेबल होगा। द एरिया अंडर फ्लो ड्यूरेशन कर्व गिव्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए पीरियड। अगर इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया कैलकुलेट किया जाए तो वहां से पता चल सकता है कि कितना पानी जो है वो इसके अंदर से गुजरेगा। उसके बाद है मास कर्व। इट्स इंडिकेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इन क्यूबिक मीटर अप टू ए सर्टेन टाइम। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट shows the rate of flow at that time। Use for estimating of the capacity of storage reservoir। तो ये इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो डैम के साथ हमने वो पानी स्टोर करने वाला स्टोरेज बनाया है, वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर कितनी पानी को हम सेव कर सकते हैं। स्टोरेज टू ensure water availability during deficient flow and thus increase the farm capacity। यानी कि स्टोरेज हम क्यों करते हैं, जब हमारा पीछे से पानी आना कम हो जाए तो हम ये स्टोर में से पानी दे के अपनी टरबाइन को प्रॉपर चलाते रहें। स्टोरेज आल्सो रिजल्ट इन मोर एनर्जी प्रोडक्शन। जाहिर बात है जब हमारी टरबाइन ज़्यादा पीरियड के लिए चलेगी तो वो ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगी। उसके बाद है पॉन्डेज। स्टोरेज और पॉन्डेज ये दोनों मिलती जुलती टर्म है। पॉन्डेज मतलब पॉन्ड बनाना, झील बनाना या वो रेजरवायर बनाना। स्टोरिंग वाटर इन ए स्मॉल पॉन्ड नियर द पावर प्लांट एट स्टोरेज रेजरवायर इज अवे फ्रॉम प्लांट। तो बाद औक़ात जो है आप एक्स्ट्रा स्टोरेज बना देते हो कि जब कभी जिस सीज़न में, जैसे 2-3 साल बाद एक सैलाबी सीज़न आएगा तो हम ये वाली जगह को भी भर लेंगे। तो अच्छे कंट्री जब इस तरह काम करते हैं तो उनके यहाँ सैलाब नहीं आते, एक कतरा भी वो ज़ाया नहीं होने देते। वो इस तरह के स्टोरेज बना के उसको भर लेते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होता। पाकिस्तान में वही डैम वाला स्टोरेज है, एक्स्ट्रा पॉन्डेज नहीं है। टू मीट द पावर डिमांड फ्लक्चुएशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बाद औक़ात जो है कुछ छोटे स्टोर बनाए जाते हैं बिल्कुल टरबाइन के करीब। वो ये होता है कि
फर्ज करो कि आप जैसे नीलम झेलम है वो तकरीबन 14 किलोमीटर दूर से पाइप आ रहा है। अब उस पाइप में खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई जल्जला आए, कोई ऐसी चीज आए, वो पाइप बंद हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो आपके पास 24 घंटे का पानी यहाँ पे छोटे स्टोरेज में होना चाहिए, जो कि उस दौरान प्लांट को चलाता रहे। इतनी देर में आप अपना वो ठीक कर लें। इस प्राइमरी यूज होती है प्राइमरी पावर, पावर दैट विल बी अवेलेबल 90% ऑफ द टाइम, यानी कि साल में 90% ऑफ द टाइम वहाँ पे कितनी पावर हम जनरेट कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, वो प्राइमरी पावर है। फिर होता है सेकेंडरी पावर, पावर दैट विल बी अवेलेबल 75% ऑफ द टाइम, यानी कि 90%, तकरीबन 100% के करीब हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम हो गया। 75% है जो कि थोड़ी बहुत मिनिमम लेवल को छोड़ के बाकी पावर। इसके बाद है डंप पावर, पावर दैट विल बी अवेलेबल 50% ऑफ द टाइम। और उसके बाद है मैक्सिमम फ्लो एस्टिमेशन, गिव एस्टिमेशन ऑफ फ्लड एंड हेल्प इन डिज़ाइन ऑफ ए डैम एट स्पिलवे। तो मैक्सिमम कितना फ्लो उसमें से हो सकता है पानी का, तो वो देखना जो है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली दफ़ा जो है साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, जिस तरह हमने थर्मल पावर प्लांट का देखा था। थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था ना कि किस तरह हमने जगह सेलेक्ट करनी है कि वो वहाँ जलजला ना आए, वहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो सके, फ्यूल वहाँ पे पहुँच सके, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पे कोई ऐसा वाइल्ड पार्क ना हो। इस तरह की सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इसी तरीके से जब कोई हाइड्रो पावर प्लांट हमने लगाना हो तो उसके लिए किन किन चीज़ों को हम देखते हैं, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। Don't take time like that.